स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 49 डेली मीन्स क्वेश्चंस के आंसर। तो डे 49 में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमारे न्यू सिलेबस पर आधारित जो थे। न्यू सिलेबस में जो दिया गया है पब्लिक एड प्रशासन लोक प्रशासन का जो टॉपिक दिया गया है उस पर आधारित ये क्वेश्चन दिए गए थे। तो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे और 5 नंबर का 3 क्वेश्चन दिया गया था और 11 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिया गया था। तो ये हमारे सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं 2 चीज़ें और आपको बता दूं जो आपके एमपीपीएससी की तैयारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी तैयारी में बेहद ही सहायक हो सकती हैं, जिसमें है एमपीपीएससी प्री। अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत 25 क्वेश्चन जो है सुबह पोस्ट किए जाते हैं अनसॉल्व्ड, और शाम को इनका सॉल्व डिस्कशन रिटन डिस्कशन इसके अदर फैक्ट के साथ और इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारे अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फेसबुक पर भी आपको इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मिल जाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जिन आपको इनकी सभी की पीडीएफ सभी डे की मिल जाएगी, है ना। जैसे डे 49 है तो इसके पहले की भी जो पीडीएफ है वो सभी उसी में डली हुई है ना, तो अभी मिल जाएंगी और प्री के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये हमारा हुआ दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम जो आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है मेंस की तैयारी से रिलेटेड, तो वो है इकोनॉमिक्स की क्लास। न्यू सिलेबस जो अभी आया है उस पर आधारित जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पर चलाई जा रही है। प्रॉपर उसके डे बाय डे के लेक्चर हैं और उसमें हर टॉपिक कवर विस्तृत रूप से कवर कराया जा रहा है, तो उसे भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और इन दोनों को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, उसमें 3 प्लेलिस्ट लगी होगी, है ना। इकोनॉमिक्स क्लास, एमपीपीएससी प्री और एमपीपीएससी मींस। आप ये तीनों को ही देखें, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, आपकी तैयारी को आगे ले जाने में ये काम जरूर आपके काम आएंगी, है ना। तो ये हमारे हुए प्रोग्राम। अब हम चलते हैं इनके आंसर डिस्कस डे 49 के आंसर्स में, जिससे हम डिस्कस करते हैं। तो ये हुए हमारे आंसर, जिसमें दिया गया है प्रत्यायोजन के तत्वों को लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रत्यायोजन के तत्वों को लिखिए। तो पहला है कर्तव्य को निर्धारित करना, पहला तत्व हुआ। दूसरा तत्व है अधिकारी की शक्ति, है ना। अधिकारी की शक्ति या उसकी पावर या फिर उसकी अधिकारिता क्या होगी। उत्तरदायित्व तो पैदा करना, है ना। जो ऊपर से नीचे जो पदसोपानात्मक होता है ना, अधिकारी जो नीचे अपने उत्तरदायित्व पैदा करेंगे नीचे कार्मिकों में, तो उत्तरदायित्व होंगे, है ना। तो ये हुआ उत्तरदायित्व हमारे होते हैं। पहला क्वेश्चन प्रत्यायोजन के तत्वों को लिखिए, है ना। दूसरा दिया गया है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का संबंध नौकरशाही से है। लोक प्रशासन का संबंध किससे, नौकरशाही से। यह सरकार के निर्देशन पर नीतियों का क्रियान्वयन का कार्य करता है। इसका काम है नीतियों का क्रियान्वयन करना, है ना। किसके निर्देशन पर, सरकार के निर्देशन पर। तो ये हमारा हो गया इसका उद्देश्य क्या है, ये काम क्या करता है, तो ये हमने लिख दिया, है ना। तीसरा जो हमारा दिया गया उत्तरदायित्व, यह एक नैतिक व्यक्तिनिष्ठ गुण है। उत्तरदायित्व व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उसमें बाध्यता होना है। अगर कोई व्यक्ति है उसमें उसमें उसके पास कोई विवेकाधीन शक्ति है तो उसमें ये बाध्यता होना है कि वो विवेकाधीन शक्ति का पारदर्शिता के साथ उपयोग करे और उसका जवाब दे पाए, है ना, कि उसने कहाँ क्या किया, है ना। तो ये हमारा होता है उत्तरदायित्व। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, चौथा क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इनका जन्म हुआ 15 सितंबर सन 1916 है। इधर 1968 जो लिखा हुआ है ये उनका इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इस वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। 1916 में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पास आप थोड़ा सा सुधार लिए, है ना। तो ये 1916 है ना। मुगल सराय बिहार में इनका जन्म हुआ था।
इन्होंने कौन सी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी थी। और रचनाएं इनकी हैं राष्ट्र धर्म पंचजन्य, है ना, राष्ट्र धर्म एवं पंचजन्य इनकी रचनाएं हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम 3 नंबर पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो हमारा 5वां क्वेश्चन आया था, 5वां और आखिरी क्वेश्चन आया था कि नौकरशाही के उदय के कारण लिखिए। नौकरशाही का उदय क्यों हुआ, तो सरकार के आकार में वृद्धि, है ना। अब हर जगह पे सरकार का जो सरकार की जो प्रशासन है वो जाने लगा है, इस वजह से सरकार के आकार में वृद्धि हुई, है ना। विभिन्न विकास कार्य करने के लिए एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उसके आकार में वृद्धि हुई, इस वजह से नौकरशाही का उदय हुआ। दूसरा है लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का विकास करने के लिए, है ना। तीसरा है जटिल सरकारी कार्य, है ना, जटिल सरकारी कार्यों को करने के लिए नौकरशाही का उदय हुआ, है ना। तो इस प्रकार हमने लिख दिया नौकरशाही के उदय के कारण। तो इस प्रकार हमारे होते हैं 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे उन पर। तो 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, महात्मा गांधी जी के आदर्श राज्य की परिकल्पना को समझाते हुए इसके विशेषताओं का वर्णन करें। महात्मा गांधी जी के आदर्श राज्य की परिकल्पना को समझाते हुए इसकी विशेषताओं को वर्णन करें, है ना। तो हमें इसे किस प्रकार से समझाना है। गांधी जी के अनुसार ऐसा राज्य जहां असमानता का अभाव हो तथा अहिंसक हो, अर्थात राम राज्य की परिकल्पना की। अतः उन्होंने किस तरह के राज्य की, राम राज्य। उन्होंने जहां असमानता का अभाव हो, है ना, सभी और समानता हो और अहिंसक राज्य हो, ऐसे राज्य को उन्होंने राम राज्य कहा और उसकी उन्होंने परिकल्पना की। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती, तो पहली विशेषताएं विकेंद्रीकृत व्यवस्था विद्यमान हो, है ना, मतलब पंचायती राज भी हो, स्थानीय स्वशासन भी वहाँ हो, है ना। दूसरा है पूर्ण स्वावलंबन का महत्व। पूर्ण स्वावलंबन मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो, है ना, पूर्ण स्वावलंबन, पूर्ण स्वावलंबी हो, है ना। तीसरा है न्यायशीलता का पालन हो, अपरिग्रह का पालन हो। और चौथा है पुलिस एवं सेना का सहयोगी स्वरूप। पुलिस एवं सेना जो रहे वो सरकार का सहयोग करे, है ना, लोगों का सहयोग करे, ऐसा राज्य हो जिसका राज्य का सहयोग करे। रोटी योग्य श्रम, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो, है ना, तो वहाँ सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये हमने लिख दिया गांधी जी के आदर्श राज्य की परिकल्पना एवं उसकी विशेषताएं। तो 5 नंबर में अगर आता है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन हमें ज़रूर देना है और इसकी बॉडी लिखना है। अगर आपके पास जगह होती है, जगह बचती है तो आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो इसमें नहीं बच रही है। अगर आपके पास बचती है इतना लिखने के बावजूद भी तो आप लिख सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ 5 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जगह भी इतनी नहीं है और क्वेश्चन भी 50 शब्दों में ही पूछा गया है इस वजह से, है ना। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सत्ता एवं प्राधिकार की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो सत्ता प्रशासन के प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी होती है ना। सत्ता जो होती है प्रशासन के प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी होती है। इसकी विशेषताएं, सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है। सत्ता का प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे की ओर इसका क्या होता है, प्रत्यायोजन होता है। प्रत्येक संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता है ना। सत्ता का जो प्रत्यायोजन होता है वो प्रत्येक संगठन में होता है। निम्न स्तर पर सत्ता का प्रभाव जो होता है वो संकुचित होता है। निम्न स्तर पर अगर जैसे कि ये सीरीज बनती जाती है ना, कि सबसे पहले सबसे बड़े अधिकारी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे जो अधिकारी होते हैं, तो जो निम्न स्तर, जो सबसे छोटा स्तर होता है ना, उसमें सत्ता का प्रभाव क्या होता है, कम होता है ना, सत्ता का प्रभाव संकुचित होता है। तो इस प्रकार से हमने चौथा लिख दिया। 5वां हमने लिखा उच्च स्तर पर सत्ता का प्रभाव व्यापक होता है। जो उच्च स्तर होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसका सत्ता का जो प्राधिकार होगा, है ना, वो सबसे व्यापक होगा। उच्च स्तर पर सबसे व्यापक होता है और निम्न स्तर पर सबसे कम होता है। तो ये हमने लिख दिया सत्ता एवं प्राधिकार की विशेषताएं, है ना। तो 5 नंबर में अगर आता है तो हमें इस प्रकार से लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन दिया गया था प्रशासन के प्रमुख लक्षण लिखिए, है ना। तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है कि पहले हमको इसका इंट्रो लिखना है, फिर इसका हमको बॉडी लिखना है जो क्वेश्चन की मेन डिमांड होती है। और अगर आपके पास स्पेस बचती तो कंक्लूजन लिख दीजिए, नहीं तो 5 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें 50 शब्द ही लिखने हैं। जब 50 शब्द लिखेंगे तो जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है वही लिखते लिखते ही ख़त्म हो जाते हैं इतने शब्द, है ना। तो हमें लगभग कंक्लूजन के लिए शब्द नहीं बचते हैं, लेकिन अगर आपके पास बचते हैं तो आप ज़रूर ही लिखें, है ना। तो हमने लिखा है प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट नीतियों से शासन करना, उत्कृष्ट नीतियों से शासन करना, है ना। प्रशासन के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो पहला लक्षण होता है सहयोगी की भावना से कार्य करना। प्रशासन में कई अधिकारी होते, कई कर्मचारी होते, तो वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सहयोग बनाए रखते हुए कार्य करते हैं, है ना। दूसरा संगठित होकर कार्य करना। प्रशासन में किसी का व्यक्तिगत नीति नहीं होती, व्यक्तिगत लक्षण नहीं होता है, वो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। उनका संगठित उद्देश्य होता है ना, उनका एक ही उद्देश्य होता है। तीसरा है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, वो सभी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैसे कि जो प्रशासन का मेन लक्ष्य होता है कि वो लोक कल्याण का कार्य करे, है ना। तो लोक कल्याण के कार्य में ही सभी, भले ही तरीका अलग हो लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है ना। चौथा दिया गया है समाज कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति करना, है ना। समाज कल्याण, लोक कल्याण या समाज कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति करना। और पांचवा है इसका प्रयोग औपचारिक संगठन के लिए होता है। प्रशासन का प्रयोग किस में होता है, औपचारिक संगठन के लिए होता है। तो इस प्रकार हमारा होता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। और इस प्रकार हमारे जो होते हैं जो 5 नंबर के सारे क्वेश्चन दिए गए थे वो हमारे पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था, है ना। तो जो 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन है पद सोपान को समझाते हुए इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें, है ना। पद सोपान को हमें समझाना है और उसके गुण एवं दोषों का वर्णन करना है। जब भी हम 11 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब 2 या 3 चीज़ें उसमें पूछी रहती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है पद सोपान को समझाते हुए, तो पहला पद सोपान को समझाना है, दूसरा उसके गुण लिखना है एवं दोष लिखना है ना। तो इसमें 3 चीज़ें समझाना है। तो इस क्वेश्चन की जब आंसर की फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो पहले लिखते हैं इंट्रो, है ना, हमको उसका इंट्रोडक्शन करना है। और दूसरा है हमें उसकी बॉडी लिखना है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। और तीसरा होता है कंक्लूजन, आखिरी रूप से हम निष्कर्षता क्या कहते हैं ये हमें कंक्लूजन लिखना है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि पहला लिखा हुआ है पद सोपान का तात्पर्य सत्ता की श्रेणी निम्नतम से उच्चतम की ओर एक व्यवस्था है ना। सत्ता की श्रेणी की निम्नतम से उच्चतर की ओर एक व्यवस्था है। जैसे सबसे निम्न अधिकारी, फिर उससे बड़ा, है ना, फिर उससे उच्च स्तर पर, फिर उससे उच्च स्तर पर। तो इस प्रकार हमारी निम्नतम से उच्चतम तक जो एक व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं पद सोपान, है ना। तो इसका आशय संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रम व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान एक श्रृंखला बनाई जाती है। नियंत्रण तथा कमान की श्रृंखला बनाई जाती है ना। संगठन में एक जो हमारी एक श्रृंखला बनाई जाती है कि सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा, है ना, वो अपने निर्देश एवं आदेश, है ना, जो भी होंगे वो अपने कार्मिकों को देगा, है ना। फिर वो कार्मिक जो कर्मचारी होंगे फिर उनकी नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे। इसी प्रकार ये ऊपर से नीचे तक चलता रहता है ना, श्रृंखलाबद्ध रूप से। तो ये हमारा होता है पद सोपान। किसी भी संगठन के लिए पद सोपान एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके प्रमुख गुण इस प्रकार है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में अगली चीज़ पूछी गई थी कि इसके गुण लिखिए, है ना। तो गुण अब हम इस तरह लिखते हैं, है ना। आदेश की एकता, है ना। जो भी आदेश दिया जाएगा वो कोई मतलब कोई एक व्यक्ति है तो दूसरा आदेश नहीं देगा, दूसरा व्यक्ति है तो दूसरा आदेश नहीं देगा, सभी का आदेश एक ही रहेगा, है ना। जो अधिकारी उससे पद सोपान में उच्च स्तर पर है वो एक ही आदेश देंगे। आदेश की एकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है। तीसरा है अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना आसान होता है ना। जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, है ना, जो उच्च स्तर के कर्मचारी हैं वो अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, है ना, जिन्हें अभिप्रेरित करना आसान होता है। समन्वय का सिद्धांत लागू होता है। सभी एक रूपता से समन्वित होकर कार्य करते हैं, है ना। और जो 5वां दिया गया है सत्य का प्रत्यायोजन संभव है ना।
सत्ता का प्रत्योजन इसमें संभव है। उपरोक्त गुणों के कारण प्रशासन में पद सोपान तत्व अपनाया जाता है। जो इसके गुण है इसी के कारण इस प्रशासन में पद सोपानात्मक ढांचा अपनाया जाता है ना। परंतु इसमें अनेक गुणों के साथ अनेक दोष भी मौजूद होते हैं। गुण तो है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसके दोष भी मौजूद होते हैं। तो हम क्वेश्चन की अगली डिमांड जो है वो दोष है, तो हम दोष लिखेंगे, है ना। तो पहला लिखा है लाल फीताशाही एवं नौकरशाही। तो पद सोपानात्मक जो ढांचा है उसका पहला दोष है लाल फीताशाही या नौकरशाही। दूसरा है कार्य में विलंब होता है ना, कार्य में विलंब होता है क्योंकि हम स्वयं से खुद से ही निर्णय नहीं ले सकते हैं, हमें दूसरे के आदेश पर कार्य करना होता है, इस वजह से हमें कार्य में विलंब होता है ना। तीसरा है लचीलेपन का अभाव। चौथा है औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है, ये औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है ना। पांचवा क्या है कार्मिकों में उच्च निम्न का भेद होना है। जो उच्च स्तर पर अधिकारी होगा वो उससे लगेगा मैं उच्च स्तर पर हूँ, है ना, और जो निम्न स्तर पर तो उच्च और निम्न के मध्य क्या हो जाता है, भेदभाव होने लगता है ना। मानवीय तत्वों का ह्रास होता है। मानवीय तत्व जो भी संवेदनाएं होती हैं, नैतिक गुण होते हैं, उनका क्या होता है, उनका ह्रास होता रहता है ना, ह्रास होता रहता है। तो ये हमारी हो गई, ये जो हमारा पद सोपानात्मक है उसके हमारे पद सोपान के ये हो गए दोष। तो हमने क्या क्या लिख दिया, पद सोपान किसे कहते हैं, उसके गुण एवं दोष लिख दिए। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है 11 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम इसका लिखेंगे जो कंक्लूजन लिखना था, उपरोक्त दोषों को दूर कर तथा मानवीय तत्वों को शामिल कर इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। पद सोपानात्मक जो ढांचा है उसे उसके दोषों को दूर करके तथा मानवीय तत्वों को सम्मिलित करके, है ना, नैतिकता को शामिल करके हम उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लिख दिया कंक्लूजन, और इस प्रकार से हमारा पूरा होता है 11 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये हमारे आज के पूरे होते हैं डे 49 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर डिस्कशन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ हम फिर मिलते हैं डे 50 डेली मेंस आंसर डिस्कशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।